नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, उनके नागरिकता संबंधी विचार को देखेंगे। ये लेक्चर 5 है फ्रेंड्स। इससे पहले जो 4 लेक्चर आ चुके हैं उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा एरिस्टोटल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके मेथड ऑफ स्टडी के बारे में, उनके कुछ बुक्स के बारे में, और फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा उनके आइडियल स्टेट को, थर्ड वीडियो में हमने देखा उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को, फोर्थ वीडियो में हमने देखा उनके दास्ता संबंधी विचार और उनके परिवार और संपत्ति संबंधी विचार को, और आज जो लेक्चर 5 है जिसमें हम देखेंगे उनके नागरिकता संबंधी विचार को। तो अरस्तु नागरिकता संबंधी विचारों में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अरस्तु का जो ये नागरिकता संबंधी विचार है उनके बुक पॉलिटिक्स के भाग 3 में ये दिया गया है। इसके बारे में वो कहते हैं सद्गुण से युक्त व्यक्ति ही नागरिक होने चाहिए। अरस्तु का यह तर्क है कि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति ही क्या नागरिक होने चाहिए। वो जो नागरिकता का विभाजन करते हैं वो विवेकशीलता के आधार पर करते हैं। वो जो नागरिकता वो किसे देते हैं और किसे नहीं देते हैं, इसका जो वो विभाजन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, विवेकशीलता आधार के आधार पर करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि वो किन्हें नागरिकता नहीं देते हैं, नागरिकता से किन्हें वंचित रखते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो बच्चों को नागरिकता से वंचित करते हैं। वो कहते हैं बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है वो अविकसित होती है, वो उनमें उतना विवेक नहीं होता, इसलिए वो नागरिकता से उसे वंचित करते हैं। सेकेंड, वो वरिष्ठ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसे भी नागरिकता से वंचित करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो खुद पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें भी नागरिकता देकर कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें भी नागरिकता से वो वंचित रखते हैं। थर्ड बात, तीसरी जो है वो स्त्री को भी नागरिकता से वंचित रहते हैं। उनका जो तर्क है, उनका जो मानना है कि स्त्रियों में भी विवेक की प्रधानता नहीं होती, इसलिए वो विवेक प्रधानता नहीं होने के कारण वो कहते हैं कि स्त्री को भी नागरिकता से वंचित रखा जाए, स्त्रियों को भी नागरिकता नहीं दी जाती। फिर वो बात करते हैं दास की। वो कहते हैं दास तो विवेकहीन होता है, उसमें विवेक की शून्यता होती है, मस्तिष्क से शून्य होता है, इसलिए उसे भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। साथ ही वो नागरिक जो दास होता है वो स्वयं का तो होता ही नहीं, वो किसका होता है, वो अपने स्वामी का होता है, इस कारण से उसे भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। फिर फिफ्थ में वो रखते हैं विदेशियों को, कि उन्हें भी शासन प्रक्रिया में भागीदारी नहीं दी जा सकती। इसके और भी वो तर्क देते हैं कि विदेशियों को किन किन आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो पहले वो बोलते हैं जन्म के आधार पर। कोई अगर बाहर से घूमने आया है, विदेश से अगर कोई नागरिक घूमने आया है और वहाँ उसने पुत्र या संतान की उसकी उत्पत्ति होती है किसी देश में, तो चूँकि उस बच्चे की उत्पत्ति वहाँ हुई है, इस आधार पर केवल उसे उस विदेशी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो वो इस आधार पर भी, जन्म के आधार पर भी नागरिकता नहीं देने की बात करते हैं विदेशियों को। फिर बात करते हैं निवास स्थान। अगर कोई दुश्मन देश का भी नागरिक अगर हमारे देश में निवास कर रहा है, छिप के रह रहा है, तो इस आधार पर भी हम उसे नागरिकता नहीं दे सकते। इसीलिए विदेशी को इस आधार पर कि वो यहाँ रह रहा है उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। तीसरी, व्यापार के आधार पर। अगर कोई जो व्यक्ति होता है, कोई विदेशी जो होता है, वो केवल व्यापार करने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से अगर आया हुआ है तो उसे भी नागरिकता नहीं दी जा सकती, वो उसे भी नागरिकता से वंचित रखते हैं। विदेशियों को व्यापार करने अगर कोई आया है केवल, तो उसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। फोर्थ, वो बोलते हैं अभियोग। अगर किसी विदेशी, जो विदेशी बाहर से आया है, अगर उस पर अभियोग चल रहा हो, उस पर कोई केस चल रहा हो, तो भी उस पर नागरिकता, उसे उस आधार पर भी उसे नागरिकता से वंचित रखा जा, नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये जो है उनका कि वो इन सबको नागरिकता से वंचित रखते हैं। बच्चों को, वरिष्ठ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें, स्त्रियों को, दासों को और विदेशियों को इस आधार पर वो नागरिकता से वंचित रखते हैं। अब बात आती है कि वो इन्हें तो नागरिकता से वंचित रखते हैं, तो नागरिकता वो देते किसे हैं, वो नागरिकता किसे देते हैं। तो अरस्तु का जो तर्क है कि नागरिक वही होगा जो शासन प्रक्रिया में भागीदारी दे। अरस्तु का क्या कहना है, वो कहते हैं कि नागरिक वही, केवल वही होगा जो शासन प्रक्रिया में भागीदारी दे सकता है। जिसके पास क्या होगा, अवकाश होगा, वही नागरिक होगा। जो संपत्ति से पूर्ण होगा वही नागरिक होगा। मतलब जो जिसके पास अवकाश होगा,
जिसके पास संपत्ति होगी वही नागरिक कार्यों में, शासन कार्यों में भागीदारी दे सकता है। तो इस आधार पर वो नागरिकता का वितरण करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं। उनके नागरिकता संबंधी विचार काफ़ी कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी संक्षेप में ही इसे लेकर चल रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये जो नागरिकता संबंधी वो विचार देते हैं, तो इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई है, और आलोचनाओं में कहा जाता है कि उनकी जो ये धारणा है नागरिकता संबंधी वो काफ़ी सीमित अवधारणा है। उन्होंने काफ़ी सीमित शब्द में इसे परिभाषित किया है। उनकी जो परिभाषा है काफ़ी संकीर्ण है। केवल शासन प्रक्रियाओं में भाग लेने से नागरिकता का वितरण नहीं किया जा सकता। केवल इस आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए कि वो शासन प्रक्रिया में भागीदारी दे, उसके पास अवकाश हो और वो संपत्ति से पूर्ण हो। इस आधार पर केवल नागरिकता का देना सही नहीं है। फिर दूसरी बात की जाती है आलोचकों द्वारा कि वो धारणा जो है उनकी काफ़ी संकुचित है, काफ़ी संकुचित धारणा है। पहली बात तो वो केवल कम लोगों को नागरिकता प्रदान करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो उसे अवकाश हो, उसे संपत्ति हो, इस कारण से उसे नागरिकता दे दी जाए। और स्त्रियों को, वृद्ध को, बच्चों को, इन सब को इस आधार पर नागरिकता से वंचित करना सही नहीं है। तो उनकी जो धारणा है वो काफ़ी संकुचित दिखाई देती है। अब बात आती है कि राज्य की एकता व स्थिरता के लिए भी भय। ये जो उनकी जो धारणा है नागरिकता संबंधी वो राज्य की एकता के लिए, स्थिरता के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि जो राज्य के नागरिक हैं उसे वो दो भागों में बांट देते हैं, एक तो नागरिक और एक अनागरिक। तो ये जो दो वर्ग होंगे, एक तो धनी वर्ग हो जाएंगे और दूसरा जो वर्ग हो जाएगा वो निर्धन होगा, असंतुष्ट वर्ग होगा। और जो दोनों के हित होंगे वो भी परस्पर विरोधी होंगे, परस्पर अलग होंगे। तो और इनके जो दोनों जो वर्ग हो जाएंगे, दो वर्गों में जो विभाजित हो जाएगा, इनमें ईर्ष्या की भावना होगी, द्वेष की भावना होगी, और इससे क्या होगा, टकराव की स्थिति बनेगी और राज्य की एकता का नष्ट होगा, राज्य की एकता को खतरा होगा और स्थिरता के लिए ये भय का कारण बनेगा। फिर वही बात की जाती है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है। जब जिसके पास केवल संपत्ति हो, केवल उसे ही नागरिकता मिलेगी क्योंकि उसके पास संपत्ति है, तो ये फिर तो अल्पसंख्यकों के लिए ही हुई, सभी वर्गों के लिए तो हुई नहीं। तो ये जो नागरिकता का जो अरस्तू का विचार है ये काफ़ी संकीर्ण है, संकुचित है और अल्पसंख्यकों के लिए माना जाता है। तो काफ़ी संक्षेप में नागरिकता की परिभाषा यही है अरस्तू की। उन्होंने नागरिकता संबंधी यही विचार दिए हैं। अब यहाँ एक जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। कथन है कि एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। कारण क्या है? कारण में कहा गया है कि आनंद की जो गुणवत्ता है उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आनंद की जो मात्रा है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो दोनों कथन है उसके संदर्भ में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ वैसे तो मैं आंसर इंक्लूड कर दी हूँ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये जो कथन है, एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, ये जो कथन है ये जे.एस. मिल के द्वारा दिया गया कथन है। और ये जे.एस. मिल जो हैं वो उपयोगितावादी हैं। उन्होंने इस वक्तव्य के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि एक जो पशु होता है, एक जो पशु की प्रवृत्ति होती है वो भोजन और काम से ही क्या संतुष्ट हो जाती है, सुख प्राप्ति उससे हो जाती है। लेकिन जबकि एक जो मनुष्य होता है वो सिर्फ भोजन और काम के अलावा उसे खेल भी चाहिए होता है, साहित्य भी चाहिए होता है, आदि कई प्रकार के वो सुख खोजता रहता है। और उसकी इन्हीं प्रवृत्ति को के कारण जो होता है क्या होता है, वो असंतुष्ट रहता है। तो उसकी जो ये प्रवृत्ति है, असंतुष्ट वाली प्रवृत्ति जो है, फिर भी वह क्या होता है, पशुओं से श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो सदैव ज्ञान की खोज करने की चाह में क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है, तो उस कारण से वो क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है।
परंतु यह जो होता है वो संतुष्ट मूर्ख से, उसकी जो यह संतुष्टता होती है वो संतुष्ट मूर्ख से श्रेष्ठ होती है। और संतुष्ट मूर्ख वो जो जिसे केवल अपने सुख साधन ही जुटा लेने से खुद को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं, वो जो संतुष्ट मूर्ख है उससे वो असंतुष्ट जो ज्ञानी होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ वही बात की गई है कि आनंद की जो गुणवत्ता होती है उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका अर्थ यही है कि जो सुखों में केवल मात्रात्मक को ही नहीं देखा जाता बल्कि गुणात्मक को भी वो महत्व देते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित भी है और सही भी है, तो इसका ARR दोनों सही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसके साथ ही थैंक यू।